हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत एक ऐसी संकल्पना है जिसका नाम है सहकारी परिसंघवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे ये सहकारी परिसंघवाद का मतलब क्या होता है। यानी यहाँ पे देख लीजिए, सहकारी परिसंघवाद यानी सहकारी जो परिसंघवाद है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से इसे डिनोट किया गया है यानी संबोधित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है केंद्र में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। यानी केंद्र में यानी राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। यानी ये केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसे इसलिए बनाया गया है, इस कॉन्सेप्ट को यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जब केंद्र और राज्यों की वित्तीय संबंधों का जब आप स्टडी करते हैं तो इसे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सहकारी परिसंघवाद के कॉन्सेप्ट को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यानी किसी भी देश का या राज्य का अगर आर्थिक विकास करना हो तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रारंभ में क्या था कि जो भी निर्णय लेना होता था तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ही निर्णय लेती थी और राज्यों के द्वारा उसका कंप्लायंस भी करना होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि कोई भी सरकार जो है कोई भी नीति बनाती है, ऐसी स्थिति में है वो राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और उनका भी विचार वो जानेगा, तभी जाके एक केंद्र और राज्यों के बीच जो है हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं। यानी किसी भी देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जब तक हम केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम उसका विकास संभव नहीं कर सकते हैं। और ये इसके पीछे लाने का कारण क्या हुआ कि यहाँ पे तीन परिस्थितियाँ उसके पीछे सहकारी परिसंघवाद के कारण को लाए जाने के कारण है। तो यहाँ हम जानेंगे, ऊपर का हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ हम नीचे देखिएगा। यानी सहकारी परिसंघवाद के जो मुख्य कारण है यानी केंद्र और राज्यों की बीच जो है समन्वय और उसकी भावना को एक मूर्त रूप देने के लिए सहकारी परिसंघवाद आया। और ये इनके पीछे कारण ये हुआ कि अगर देश में अगर किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में राज्य केंद्र को कैसे सहयोग करेगा या केंद्र जो है राज्य को कैसे सहयोग करेगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये देखिएगा, अगर जो भी तकनीकी चीज़ें यानी संचार हैं यानी कम्युनिकेशन जो संसाधन है, तकनीकी वैज्ञानिक चीज़ों का जो परीक्षण किया जाता है, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं राज्यों की भी केंद्र में भागीदारी होनी चाहिए कि ताकि हम राज्यों की, क्योंकि केंद्र की जो प्रॉपर्टी होती है वो राज्यों में भी होती है और राज्य की भी जिम्मेदारी हो जाती है उसकी सुरक्षा प्रदान करना। अगर उनका सहयोग नहीं करेगा तो हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संरचना यानी बेसिक जो आधारभूत संरचनाएं हैं हम उसका निर्माण कैसे कर पाएंगे जब तक राज्यों की भागीदारी यानी केंद्र में सुनिश्चित नहीं की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, इन कारणों की वजह से यानी पहला होगा बाह्य आक्रमण और युद्ध की आशंका उत्पन्न होने पे अगर भविष्य में होता है तो, या तकनीकी प्रगति और संचार के साधनों का आवागमन करने के लिए हम जो है इन्हीं कारणों के वजह से हम केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और क्या होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए यानी राज्य के ऊपर प्रमुख दायित्व होता है और राज्य जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए उसे बहुत सारी योजनाएं बनानी होती है। उस योजनाओं को बनाने में उन्हें काफ़ी धन का खर्च करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र की सहायता लेनी पड़ती है तो राज्यों को, तो ऐसी स्थिति में राज्य जो है केंद्र को सहायता देता है। तो ऐसी स्थिति में इसी को बोलेंगे सहकारी परिसंघवाद। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे जो है केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। ये विकास का डेवलपमेंट का कारण हो गया यानी आर्थिक विकास, यानी किन कारणों से है जो है ये सहकारी परिसंघवाद जो है एक मूर्त रूप अपना प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे हम जानेंगे किन कारणों से, यानी तीन कारण हो गया। ठीक उसी प्रकार सहकारी परिसंघवाद की जो भावना है उसका जो कैसे पता चलेगा कि केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, ये हम जानेंगे। यानी केंद्र में राज्यों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो रही है, तो यानी तीन बिंदु हैं। विधि निर्माण में सहयोग करके केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। दूसरा, राजस्व विभाजन में सहयोग करके भी केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। तीसरा, प्रशासनिक जो सहकारिता है यानी प्रशासन में भी राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। और किसमें आगे जो है प्रशासन की बहुत सारी और भी इकाइयाँ हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, विश्वास है, पूरी मान्यता खंड है, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया और अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा जो होता है कहीं न कहीं वो राज्यों से बीच से होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति में केंद्र में राज्यों की भागीदारी हम कैसे सुनिश्चित करेंगे।
तो केंद्र में राज्यों की भागीदारी जो सुनिश्चित की जा रही है वो 3 रूपों में की जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ विकास का कारण हो गया, यानी सहकारी परिसंघवाद का विकास के कारण क्या है, तो ये 3 प्रमुख कारण हैं। बाह्य आक्रमण, युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण। दूसरा, तकनीकी प्रगति और संचार के साधन के आवागमन की ये विकास। और क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब हम जानेंगे कैसे जो है केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। तो इन्हीं तीनों रूपों में हो रही है। यानी जब कोई राज्य, यानी केंद्र में विधि निर्माण के मामले में भी राज्य की कैसे भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है केंद्र में, जब किसी विषय पर जो है राज्य हित में जो है उस पर विधि निर्माण करना हो तो राज्य क्या करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में मिलकर एक जो है 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करके और केंद्र को ये कहते हैं, प्रस्ताव भेज के, कि आप हमारे राज्य के संबंध में जो लोक स्वास्थ्य हित या सुरक्षा, यानी देश की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र जो है राज्यों के विषय पे कानून बना सकता है। तो कहीं न कहीं ये दर्शित कर रहा है कि केंद्र में राज्यों की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित हो रही है। दूसरा ये कह रहा है राजस्व के वितरण के। तो जैसा कि राजस्व के वितरण के संबंध में आप सीधे ये जानिए कि ये कंट्रीब्यूशन जो किया जाता है रेवेन्यू का, तो आप देखेंगे जिनके पास विषय अधिक ज़्यादा होंगे उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन भी ज़्यादा होगा। यानी जिनके आय की स्रोत ज़्यादा होगी, यानी जाहिर सी बात है उनके पास धन ज़्यादा होगा और वो योजनाएं काफ़ी बेहतर तरीके से लागू करेंगे। लेकिन राज्यों के पास जो स्रोत हैं, यानी संसाधन है, वो काफ़ी सीमित मात्रा में है। इसीलिए संविधान में आप पढ़ते हैं, जब 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि केंद्र की कितनी सूचियाँ हैं, 97 है, और राज्य की कितनी सूचियाँ विषय हैं। जो विषयवार जब पढ़ते हैं तो वहाँ 66 हो गया है, 67 है, 66 है। उसके बाद समवर्ती सूची का जो विषय है वो यानी 47 है। ऐसी स्थिति में आप जब देखेंगे तो राजस्व के वितरण में केंद्र, यानी जो केंद्र सरकार के पास क्या होता है, आय का स्रोत क्या होता है, अधिक होता है। यानी उनके पास केंद्र में जो है आय का स्रोत अधिक होता है और राज्यों में आय का स्रोत क्या होता है, राज्य में आय का स्रोत क्या होता है, ये सीमित होता है, यानी सीमित होती है। और राज्य सरकार को अपने राज्यों का विकास करने के लिए या किसी योजना का नीतियों को बनाने के लिए या उसका क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें काफ़ी धन की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि हम राज्य में मेडिकल कॉलेज ही खोलना चाहते हैं या रोड निर्माण करना चाहते हैं या कोई नया जिला हम बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें धन की खर्च होती है ना। ऑलरेडी जब राज्य जो है ऑलरेडी विकास कर ही रहा है तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में तो कहीं न कहीं राज्य को ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य जो है, यानी केंद्र के पास अधिक इनकम ऑफ स्रोत है और राज्य के पास सीमित है, तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र जो है राज्यों को अनुदान देकर, यानी सहायता देकर, यानी केंद्र के पास अगर 100% अगर इनकम हो रहा है तो उसमें से 80% ये जो है राज्यों को क्या करेगा, अनुदान के रूप में, जो भी राज्य होंगे जो आर्थिक विकास कर रहे होंगे, यानी जो भी योजना बना रहे होंगे, नीतियां बना रहे हैं, उनको ये धन देकर अनुदान देगा, जिससे ताकि वो अपनी जो भी योजनाएं हैं विकास से संबंधित राज्यों के अंतर्गत वो उसको आसानी से लागू करा सके। तो कहीं न कहीं देखिएगा राजस्व विभाजन के माध्यम से भी राज्यों का केंद्र में भी सहयोग हो रहा है। और क्या है, तीसरा क्या है, प्रशासनिक सहकारिता। यानी प्रशासनिक सहकारिता के माध्यम से आप जब देखेंगे कि राज्यों की, यानी केंद्र की बहुत सारी राज्य में प्रॉपर्टियां होती हैं और केंद्र के भी कर्मचारी जो होते हैं वो राज्यों में ही तो आखिर में होते हैं, और यानी केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी को एक साथ मिलाकर एक नया संघ, जैसे आप समझिएगा जैसे केंद्र में केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं उसी तरह राज्य में राज्य सरकार के अधिकारी होती हैं। तो इन दोनों को क्या किया गया, एक नया गठन किया गया इकाई, जिसका नाम बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। यानी केंद्र और राज्यों की इकाई को सम्मिलित रूप में कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। तो यानी कहीं न कहीं केंद्र की योजनाओं को लागू कराने में ये अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं काफ़ी मदद करती हैं, यानी सहयोग करते हैं। तो इसीलिए जिलाधिकारी, यानी केंद्र के अगर वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो जितने SDM वगैरह होते हैं ये सारे के सारे केंद्र को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। यहाँ देखिए, इसीलिए देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाओं का ये यहाँ पे एक इकाई का गठन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से केंद्र में भागीदारी क्या की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। आप देखे होंगे कि राज्यों के कर्मचारी का जब प्रमोशन होता है तो ADM भी बनाया जाता है, एडिशनल SP बनाया जाता है, तो कहीं न कहीं उनको क्या किया जाता है, कैडर चेंज किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो वो अब राज्य के कर्मचारी न होकर वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वहाँ पे
राज्यों की भागीदारी यानी कहीं नहीं केंद्र में भी सुनिश्चित हो चुकी है इस तरीके से। और क्या है, अगर किसी भी प्रकार का अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन करना है तो अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से भी केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और जल संबंधित अगर किसी विवाद का निपटारा है, अगर बहुत सारी नदियों से गुजरी हुई है राज्यों से, तो ऐसी स्थिति में विवाद यानी राज्यों के सहयोग से ही जो हम जल का भी निकास करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी हम वो उत्पन्न करते हैं या तकनीकी का विकास करते हैं, तो कहीं न कहीं ये राज्यों के सहयोग से ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि किसी केंद्र सरकार को अगर क्योंकि आप जानते होंगे केंद्र सरकार क्या करती है, जब अगर टैक्स लगाती है किसी विषय वस्तु पे, यानी केंद्रीय सरकार की जो प्रॉपर्टी होती है राज्यों में होती है, तो कभी कभार ये करती है क्या, टैक्स तो वो लगा देती है लेकिन उसका कलेक्शन करने की जिम्मेदारी राज्यों पे सौंप देती है। उसी अनुपात में जब वो कलेक्शन होता है तो उसी अनुपात में क्या किया जाता है, केंद्र सरकार जो है राज्यों को कुछ क्या देता है, अनुदान देता है कि ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। इसी को कहते हैं सहकारी परिसंघवाद का कॉन्सेप्ट। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी लेकिन कहीं न कहीं हमें ये आवश्यकता महसूस हुई। अब देखिए कनाडा यानी अमेरिका जब आप पढ़ते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा कि जो केंद्र से अनुदान जो राज्य मांगते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में इसको अपनाया गया है, ये कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर वहाँ पे क्या किया गया है, वहाँ के अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो है केंद्र जो है यानी केंद्र सरकार से ये जो है राज्यों से क्या करते हैं, राज्य जो है केंद्र सरकार से अनुदान मांगते हैं। ठीक इसके विपरीत जब आप कनाडा में जाते हैं तो वहाँ पे उल्टा विपरीत परिस्थितियाँ हैं, यानी वहाँ कनाडा की जो सरकार है यानी केंद्र सरकार है वो क्या करती है, राज्यों से अनुदान मांगती है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर ऑल ओवर मिला के देखा जाए तो किसी भी देश का तभी हम विकास कर सकते हैं। देश के विकास के अंदर उसमें अन्य भी लोग आते हैं, नागरिकों का विकास हम या राज्य का विकास या किसी ग्राम का विकास या जिले का विकास हम तभी डेवलपमेंट कर पाएंगे जब तक राज्यों की भागीदारी केंद्र में सुनिश्चित न करें, क्योंकि केंद्र राज्यों को ये पता है कि हमारे यहाँ की क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या ज़रूरतें होती हैं। इसी स्थिति में इसको पहले स्कीम चलता था, टॉप टू बॉटम आते थे यानी केंद्रीय सरकार की योजना नीचे से, अब क्या होता है कि टॉप टू बॉटम से बॉटम टू टॉप की ओर जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे वहाँ पे आप नीति आयोग का भी गठन किया गया है, तो कहीं न कहीं वो भी एक केंद्र में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अगर देखा जाए वो नीतियों के संबंध में वो थिंक टैंक बोला जाता है, लेकिन ये अलग है, बस एक जनरली हम आपको बताए हैं। तो यहाँ आप जानिए कि केंद्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने से सहकारी यानी राज्यों और केंद्रों के बीच क्या होता है ना, समन्वय, अच्छा एक बेहतर संबंध बनता है। तभी ये दोनों सरकारें मिलकर नागरिकों का उत्थान करने के लिए या राज्य का उत्थान करने के लिए एक बेहतर स्कीम बनाते हैं और उसको लागू कराते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो गए। इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूं और जाने से पहले आप लोगों को मैं यही कहता हूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अजय स्टार LLB पे जो है संविधान बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और बहुत ही सरल भाषा में, यकीन मानिए बहुत ही सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः देता हूँ।